ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, जैसे ही आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करोगे ना, तो इसमें दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात क्या होता है कि जीनोम क्या होता है। ठीक है, तो जीनोम इज नथिंग बट इट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये जीनोम का डेफिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल नंबर ऑफ जीन जो प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कह देते हैं, जीनोम। अब जीनोम को जो है बेसिकली ना, whenever you talk about genome, so we need to understand that genome was given by H. Winkler. There was a scientist in the name of H. Winkler. इस बंदे ने सबसे पहले जीनोम के बारे में बात किया था समवेयर अराउंड इन 1920। और जब जीनोम की बात होगी, ओके, तब आपको समझना पड़ेगा इट इज कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक बड़ी बात है, किसी का जीनोम आपने ले लिया ना, तो याद रखना जीनोम क्या होता है, तो हम कह देते हैं इट इज कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किसी का जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा कॉपी जो होता है वो क्या है, जीनोम है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर मैंने दो क्रोमोसोम ऐसे बनाया, मान लो ये, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक्चुअली होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब दोनों क्रोमोसोम आइडेंटिकल है, बोथ अपीयर्स टू बी सेम। तो जो भी जीन इस क्रोमोसोम पे होगा वही जीन इस क्रोमोसोम पर भी होगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। तो अगर मेरे पास इस क्रोमोसोम का पूरा कॉपी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली मेरे पास इस क्रोमोसोम का भी है। ठीक है, सो द फर्स्ट टाइम जीनोम वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पिक्चर बेसिकली। तो सबसे पहला जो है जीनोम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल ये उठता है कि जीनोम को तो इंट्रोड्यूस एच विंकलर ने किया, लेकिन ना अब यहाँ से एक ब्रांच आता है। जब आप पढ़ते हो ना जीनोम, it gives rise to a very important branch and that branch is called as genomics। ठीक है, जीनोम को सबसे पहला बेसिकली जो एक ब्रांच में कन्वर्ट किया, तो एक बंदा था जिसका नाम है टीएच रॉड्रिक। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर वाज अ साइंटिस्ट इन द नेम ऑफ टीएच रॉड्रिक एंड दिस मैन ही कन्वर्ट ब्रॉट बेसिकली द टर्म जीनोमिक्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, टीएच रॉड्रिक्स ने, अब कौन सा साल में आया, तो हम कहते हैं 1986 में टीएच रॉड्रिक्स ने दे दिया ब्रांच जीनोमिक्स। अब अगर आपसे किसी ने पूछा जीनोमिक्स क्या होता है, तब आप सिंपल भाषा में कह सकते हो जीनोमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ जीनोम। ठीक है, जब आप जीनोम को स्टडी करते हो तो बेसिकली उससे हम एक ब्रांच दे देते हैं जीनोमिक्स। अब जीनोम को स्टडी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप यूज कर सकते हो, तो हम कहते हैं सबसे पहला तो हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब करना मतलब क्या होता है, देखना कि बेसिकली कौन कौन से जीन्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका सीक्वेंसिंग करना, मतलब ATCG वगैरह जो सीक्वेंस होता है सारे नाइट्रोजन बेस का, उसका सीक्वेंसिंग करना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है मैपिंग ऑफ जीन्स। आप जीन को क्या कर लो, पहले पूरा मैप कर लो, एक मैप के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करो, और फिर बाद में उसको स्टडी करो विथ फंक्शंस। तो जब ये सारी चीजें आप पढ़ते हो ना, तो उसी को जो है हम एक ब्रांच में नाम दे देते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स। ठीक है, अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें की हुई हैं। ठीक है, इट इज नॉट ओनली इट इज नॉट ओनली अस। ठीक है, उन्होंने ह्यूमंस के अलावा भी बहुत सारी चीजों का जेनेटिक मैपिंग किया हुआ है। सो सक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सक्सेस, तो जीन मैपिंग में ना सक्सेस उनको सबसे पहली बात तो ह्यूमन जीनोम का मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस का जीनोम निकाल लिया। ईस्ट का जीनोम इनको पता है। ठीक है, देन एस्क्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया का जीनोम इनको पता है। देयर इज अ प्लांट कॉल्ड एज अरेबिडोप्सिस थैलियाना, तो इस प्लांट का बेसिकली इनको जो है चीजें पता है। ठीक है, प्लस दे नो दी बेसिकली वर्म। ठीक है, सी वर्म कहते हैं। ठीक है, इसको सी एलिगेंस के नाम पे डाल देते हैं। सी एलिगेंस क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं कैनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस। तो ऐसे ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिज्म है जिनका जीनोम हमें पता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम माउस पे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमें उसका जीनोम पूरा पता है।
दूसरा जो इसका हमें जीनोम पता है वो क्या, ड्रोसोफिला। देखो जब किसी भी चीज का आपका जीनोम आपको मालूम हो ना, तब आप उस चीज को ऑल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से, अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर सकते हो और यूज कर सकते हो फॉर जेनेटिक स्टडीज। तो हमने इन सारे का जो है बेसिकली क्या किया है, जीन का मैपिंग किया हुआ है। और इसमें ना बहुत सारी चीजें आती है, नॉट ओनली दिस, हमने राइस का भी जीनोम किया हुआ है, टोमेटो का भी किया हुआ है, ठीक है, क्रॉप्स का भी किया हुआ है। So there are many different basically types of genome that we have. Now what we need to understand here, यहाँ पे जीनोमिक्स को स्टडी करने के लिए दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जब हम जीनोमिक्स पढ़ते हैं तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि जीनोमिक्स को दो मेजर ब्रांचेस या दो मेजर टाइप्स में हम डिवाइड कर दो। तो अब किसी ने पूछ लिया भाई दो मेजर टाइप क्या होता है, तो सबसे पहली टाइप जो आप करोगे ना, उसे आप कहते हो कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जीनोमिक्स को हम दो मेजर टाइप में बांट दे रहे हैं। एक ने आपने कह दिया स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, और दूसरा एक स्ट्रक्चर हो गया तो दूसरा क्या हो जाता है, फंक्शन। तो एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, हम कह देंगे फंक्शनल जीनोमिक्स। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और फंक्शनल जीनोमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। whenever we are talking about structural genomics, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में इट इन्वॉल्व्स सबसे पहला मैपिंग, ठीक है। जो भी जीन है उसका मैप बनाओगे, बिना मैप के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैपिंग करने के बाद क्या करो, उसका सीक्वेंस निकाल लो, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग। और दूसरा जो लास्ट में आता है वो है एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल जीन में आप तीन चीजें करते हो, ठीक है, मैपिंग ऑफ जीन, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन एंड एनालिसिस ऑफ जीन। शॉर्ट में अगर हम कह दें इट इज MSA, ठीक है, महेंद्र सिंह एकेडमी। ये धोनी का जो है क्रिकेट एकेडमी है एक, महेंद्र सिंह के नाम पे, तो वो हिसाब से MSA याद रखो आप, ठीक है, मैपिंग, सीक्वेंसिंग और एनालिसिस ऑफ जीन। दूसरा जो आता है वो क्या है, फंक्शनल जीनोमिक्स है। तो जैसे आप फंक्शनल जीनोमिक्स की बात करोगे तो किसके बारे में डील करेगा, सो इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ जीन्स, ठीक है। जब आप सारे फंक्शंस पढ़ते हो कि कौन सा जीन क्या फंक्शन कर रहा है, कौन सी जीन हमारी आंखों के कलर के लिए है, कौन सा जीन हमारे बालों के लिए है, इनका जब आप फंक्शन पढ़ते हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ जीन सीक्वेंस, वॉट एवर सीक्वेंस यू हैव स्टडीड, उसका जब आप फंक्शन पढ़ते हो और उसका एक्सप्रेशन, तो वी से एंड देयर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये चीज बन जाती है बेसिकली फंक्शनल जीनोमिक्स। तो यहाँ पे दो जीनोमिक्स के ब्रांचेस हैं, एक आप स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहोगे, एक फंक्शनल जीनोमिक्स कहोगे। तो फंक्शनल जीनोमिक्स में बहुत सिंपल सा है, हम फंक्शन पढ़ेंगे और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। मतलब कोई भी जीन का हमने सीक्वेंस पढ़ लिया तो भाई उस सीक्वेंस का फंक्शन क्या है, पहली बात, और दूसरा वो एक्सप्रेशन कैसा देगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक जीन हो, ठीक है, आपने पढ़ लिया भाई इसका सीक्वेंस, मान लो AGCTG, ऐसा कुछ भी आप मान लो एक सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है जब वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो रेड कलर का आई बन जा रहा है, ठीक है, व्हेन दिस जीन इज एक्सप्रेसिंग दिस इज रेड कलर आई, और ये रेड कलर आई हो रहा है तो इस वजह से क्या आ रहा है, विजन आ रहा है। तो देखो अब ध्यान से समझना, पहली बात तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा भाई ये AGCTG कहां पर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं मैपिंग, ठीक है, पूरे मैप में कहां प्रेजेंट है। दूसरा इसका सीक्वेंसिंग क्या है, तो ये सीक्वेंस हम निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एनालिसिस, इतनी सारी चीजें, एनालिसिस तो हमें मिल गया। फिर क्या आता है, फंक्शन, फंक्शन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हुआ तो क्या होगा, तो इंसान बराबर देख पाएगा। So in this only you are going to have the structural genomics and the functional genomics. कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now going for the next important part, that is called as application of genomics, ठीक है। अब जैसे आप एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स की बात करोगे तो जाहिर सी बात है, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ठीक है, क्लिनिकल डेटा रिसर्च या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे नए नए ब्रांचेस आए हैं ना बायोलॉजी में, जो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। मतलब जॉब ओरिएंटेड है ये। जैसे किसी को जॉब डॉक्टर नहीं बनना है, कुछ और बनना है, सर साइंस पढ़ना है लेकिन जॉब अच्छी मिल जाए, ऐसा कोई जो है आप हमें फील्ड बता दीजिए। तो देखो एक फील्ड कौन सा है, हम कहते हैं क्लिनिकल बेसिकली डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला फील्ड है उसे आप कह देते हो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। ये एक बहुत प्यारा सा फील्ड है।
उसके बाद दूसरा फील्ड जो आता है वो क्या आता है, जीनोमिक्स का आ जाता है, जो जीनोम के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा एक फील्ड आता है प्रोटियोमिक्स, यहाँ पे ना प्रोटीन के सीक्वेंस के बारे में पढ़ाई की जाती है, ठीक है। यह एक फील्ड वो भी है, बायोस्टैट्स जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा डेटा का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये सारे बहुत ऐसे फील्ड्स है ना जिसके बारे में बहुत जन को पता ही नहीं है, ठीक है। उनको अगर बोला तो वो लोग बीएससी करेंगे, लेकिन ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि ये सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है रिसर्च करने का। और ये फील्ड से अगर आप पढ़ते हो ना, सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ यू गेट अ टाइटल ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। आप साइंटिस्ट के पोजीशन पे रिक्रूट होते हो। तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जीनोमिक्स जो है किस काम में आएगा, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और फंक्शनल जीनोमिक्स जो है वो किसी भी क्रॉप प्लांट, हेल्थ लाइफ, ह्यूमन हेल्थ और लाइफ स्टॉक, तीन चीज का ध्यान रखा जाता है। सो व्हेनेवर वी गो विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, सबसे पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि जीनोमिक्स किस काम में आता है। तो हम कहते हैं भाई क्रॉप प्लांट में काम आता है, जैसे कोई क्रॉप हो उसको आप ग्रो करना चाहते हो तो उसके अंदर काम में आता है। फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए काम में आता है, सो इट इज हेल्पिंग इन ह्यूमन हेल्थ। और तीसरा जो है वो क्या, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है मालूम है, गाय भैंस बकरी, ये सब जिनका प्रोडक्ट आप लेकर के बेसिकली चीजों को यूज करते हो। ये बहुत अलग अलग सेक्टर में काम आता है, ठीक है। जीनोमिक्स दे आर यूजफुल इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब आप बोलोगे सर कौन सा सेक्टर में काम आएगा, तो एक तो फार्मा सेक्टर है, सबको पता है फार्मास्यूटिकल्स, जितनी भी दवाइयां बनती है वहां पे काम आता है। फिर जो है मेडिसिन के सेक्टर में काम आ जाएगा। इवन इट इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा बूमिंग सेक्टर है ये, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का ना डिमांड इंडिया में उतना एज सच नहीं है। प्लस ये जो है यूज होता है जीन थेरेपी में। आपको जीन थेरेपी पता हो, जीन में कुछ भी चेंजेस हो जाए तो उस जीन को हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो जीनोमिक्स जो है ये बहुत सारे सेक्टर में काम आता है। इवन इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जब आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाते हो या पढ़ते हो तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स है। अब आप पूछोगे सर हम अगर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो जीनोमिक्स से क्या बना सकते हैं, तो भाई आप ट्रांसजेनिक क्रॉप बना सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक अ ट्रांसजेनिक क्रॉप। जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव दिस, दैट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप। जैसे गोल्डन राइस वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, तो वो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाता है। अच्छा, जीन थेरेपी से किस काम में आएगा, तो याद रखना जेनेटिक डिसऑर्डर्स। किसी को भी कोई जेनेटिक बीमारी हो तो आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि जीन थेरेपी करके हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेटर बेनिफिट है इसमें। सो व्हेनेवर इट कम्स टू द बेनिफिट, these are the different benefits of you can say genomics। ओके, अभी यहाँ पे ना एक जेनेटिक मार्कर बनाया गया है। तो एक बात याद रखिएगा, जेनेटिक मार्कर क्या होता है। मार्कर मालूम है क्या होता है, मार्कर मतलब एक निशानी। जैसे किसी का घर अगर आपको याद रखना है, आप भूल जाते हो तो वहां पे ऐसा दरवाजे पे क्रॉस मार के आ जाते हैं चौक से कि भाई ये घर इसी इंसान का है। अगर आपने अलीफ लैला सीरियल देखा होगा तो वहां पर जो है, जो अली बाबा 40 चोर वाले केस में था, यही क्रॉस मार्क से पहचानने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही ये मार्कर है। व्हाट इज जेनेटिक मार्कर, बेसिकली ये फॉरेंसिक एनालिसिस में काम आता है, ठीक है। फॉरेंसिक एनालिसिस एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो इंडिया में अगर कोई मर जाता है तो उसका खाली जेब चेक करते हैं, पॉकेट चेक करते हैं। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड निकल गया जिसका भी, भाई वो इंसान मर गया। अरे हो सकता है किसी का पर्स चुराया हो और अपने जेब में रखा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप उससे नहीं पैरामीटर में कर सकते। आप अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका वगैरह में क्या होता है, उनके पास सिस्टम है, वो हर एक इंसान का डीएनए लेके रखे हुए हैं। और कोई भी इंसान मरा हो, पूरा जल भी गया हो, फिर भी उसके एक मामूली से सेल से लेकर के ना पूरा का पूरा डिटेल निकाल लेते हैं कि वो इंसान कौन सा है। या समझ में आई बात, इसे हम जेनेटिक मार्कर कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो डाउट सर। नो सर। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बेसिकली जो आप पढ़ते हो ये इसमें जीनोमिक्स में, तो याद रखना इट इज बायोफ्यूल। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जत्रोपा जो है एक ऐसा प्लांट है बेसिकली, उसका एक्सट्रैक्ट से जो है ना हम बायोफ्यूल बना रहे हैं, डीजल बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आप पेड़ों की मदद से आप डीजल पेट्रोल बनाओगे उनके तेल से। और फिर हम देखेंगे गाड़ी काम कर सके, तो उसके लिए भी जीनोमिक्स आना चाहिए, नए जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है।
इवन यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स, आप नए जीन्स को चाहो तो यू कैन इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियाज। अभी हमने ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया का नाम सुना ही हुआ है। ये वो बैक्टीरिया है जो ऑयल खा जाता है। तो समुद्र के अंदर कभी ऑयल स्पिल वगैरह होता है ना, बड़ी बड़ी जहाजें जो तेल को लेके चलती हैं समुद्र में, एक जगह से दूसरी, एक देश से दूसरे देश में, तो बहुत बार ये पाया गया गलती से शार्क या वेल के चक्कर में आके वो जो है पलट जाती है जहाज। तो जो समुद्र में ऑयल फैल जाता है ना, उस ऑयल को खा के खत्म करने का काम बैक्टीरियाज का होता है। तो ऐसे भी बैक्टीरियाज भी डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। प्लस एट द सेम कोई टाइम एक बैक्टीरिया का नाम बता दो जो ये काम करता है ऑयल वाला, ये सर एग्जांपल। ऑयल वाला, इट इज कॉल्ड एज सूडोमोनास स्पीशीज, ठीक है। तो सूडोमोनास स्पीशीज जो है ये काम, ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा, उसके बाद जो है आपको एक याद रखना है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं। और एंजाइम्स क्या है हम सबको पता है, दीज आर द कैटलिस्ट वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ऐसे माइक्रोब्स को डिजाइन किया जा रहा है, ऐसे ऐसे माइक्रोब्स को जिसकी मदद से, अगर आपको जीनोम सबका पता है मान लो, ठीक है, अगर आपको जीनोम पता है तो आप हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑल्टर करके ऑयल बना सकते हो। उसको चाहो तो ऑल्टर करके उसके अंदर से एंजाइम बनवा सकते हो। उसको चाहो तो ऑल्टर करके उसके अंदर से क्या बना सकते हो आप, प्रोटीन्स बना सकते हो। उसको ऑल्टर करके चाहो तो उसके अंदर से आप हॉर्मोन्स बना सकते हो। ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ले लो। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन यू नो द जीनोम। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। और इस जीनोम, अभी तक तो हमने सिर्फ जीनोमिक्स पढ़ा। अब जीनोमिक्स के ऊपर भी एक है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो अपने को आना चाहिए। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली। शॉर्ट में इसे हम कहते हैं HGP। HGP जब बात आ जाएगी तो आप याद रखिएगा इसे हम क्या कह देते हैं, तो इसे हम कह देते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया कब। तो इसमें मैं बेसिक से एक सेंटेंस दे देता हूं कि इट वाज स्टार्टेड इन 1990, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया 1990 में। अब इसको स्टार्ट किसने किया? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जिसका नाम था इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूगो के नाम पे था, HUGO। अब इट इज नॉट ह्यूगो द ब्राइस है, ये वो साइंटिस्ट नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं आना। ह्यूगो क्या है बेसिकली, यू कैन से इट इज इंटरनेशनल, ठीक है, इट इज इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फुल फॉर्म है बेसिकली, इस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, इट वाज इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टार्ट किया। लेकिन अगर मैं सिंपल बोलूं ना, तो आप दो नाम इसमें पढ़ोगे। एक, इसको स्टार्ट किसने किया, सो हम कहते हैं इट वाज स्टार्टेड बाय टू इंडस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन था वो। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टार्ट किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पहला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा कौन सा है, तो वी कैन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो अब याद रखना ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बेसिकली मिलके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बेसिकली ये दोनों ने मिलके स्टार्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट था डेफिनेटली इट हैज टू बी इंटरनेशनल। अकेला यूएसए के बस की बात तो है नहीं कि ये खुद ही कर ले जाए। तो जैसे आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात करोगे तो इसमें अलग अलग देश ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब आप पूछोगे सर कौन से देश ने दिया, तो पहला यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं फ्रांस। फ्रांस के बाद क्या आएगा, सो वी हैव द अनदर कंट्री दैट इज कॉल्ड एज जर्मनी। जर्मनी के बाद जो है कौन आएगा, तो हम कह देंगे जापान। फिर इंडिया, इंडिया तो पीछे रहता नहीं मदद करने में, इंडिया सबसे पहले पहुंच जाता है। और इंडिया को देख के उसका कॉपी करने के लिए चाइना भी पहुंच जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हो ना, कोई भी प्रोजेक्ट,
देखो उस प्रोजेक्ट में दो चीजें होती है। पहली बात तो होती है गोल, कि आप उस प्रोजेक्ट से हासिल क्या करना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा होता है एस्टिमेट, मतलब कितने समय में आप वो हासिल कर लोगे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी पढ़ना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था, ठीक है। ये अभी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो हमने कह दिया 1990 में चालू हुआ, लेकिन उनका पहला गोल क्या था, भाई कितने समय में आप पूरा कर दो ये बताओ। तो उन्होंने पहला गोल ये रखा कि इट वाज 15 इयर्स प्लान। इन शॉर्ट ये जो प्रोजेक्ट था, अगर 1990 में स्टार्ट किया तो इनका जो गोल था ना बेसिकली 15 साल का प्लान इनका था, ठीक है। सो दे वर अबाउट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन यू कैन से 15 इयर्स। उनका गोल ये था कि इट विल बी अ 15 इयर्स प्लान। ओके, दूसरा उनको क्या था, दे वांटेड टू नो, सेकंड गोल वाज टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट, ठीक है, इन जीनोम। दिस इज द सेकंड गोल उनका, कितना जीन प्रेजेंट होता है जीनोम में वो उनको करना था। तीसरा उन्होंने क्या ले लिया, तीसरा उन्हें यह था कि टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो भी न्यूक्लियोटाइड आप पढ़ते हो, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, मतलब ह्यूमन के जीनोम में जो सीक्वेंस आप पढ़ोगे AGCC TT वगैरह वगैरह, तो उसका जो है सीक्वेंस क्या है, ये उनका गोल था दूसरा, ठीक है। और जो नेक्स्ट गोल था इनका बेसिकली ये था कि मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इनको मैप भी कंस्ट्रक्ट करना था। दैट इज द फोर्थ गोल, यू कैन से मैपिंग एंटायर ह्यूमन जीनोम। तो बेसिकली उनको ये जानना था कि पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम का अगर हमने मैप बना लिया तो हम उस मैप के सारे किसी भी जेनेटिक डिजीज को जान सकते हैं। वो भी किस लेवल पे, तो न्यूक्लियोटाइड लेवल पे उन्होंने मान के चला। फिर उन्होंने क्या बोला बेसिकली, एक उनका गोल ये था कि जब पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उन्होंने क्या करना था, ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी चीजें उनको मिल जाएंगी उसको ट्रांसफर कर देंगे। सो ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्राइवेट सेक्टर क्या है, तो बेसिकली एक ही होगा, वो इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज को सारा अपना प्रोजेक्ट थमा देंगे, ये इनका बेसिकली बना गोल। अच्छा, बहुत बार होता है ना गोल को आदमी एक और नाम से जान सकता है, क्या हो सकता है उसका, एम। एम मतलब क्या होता है, मकसद, बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली। तो इवन यू कैन कॉल इट एज अ गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इवन यू कैन से द एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ दे वांटेड टू डेवलप वन मोर थिंग, सिक्स ले लो एक, सिक्स पॉइंट वाज बेसिकली टू डेवलप अ टूल फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। जो भी सीक्वेंसिंग होगा फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, उनको एक सॉफ्टवेयर या एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो उस सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने का काम था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ये तो इनका गोल हो गया, बेसिकली एम हो गया, मतलब ये इनका मकसद है, ये करना चाहते हैं। अब करने के लिए बेसिकली क्या होता है, एक आदमी कुछ ऑब्जेक्टिव का ना एस्टिमेट बनाता है, बराबर है कि नहीं। बिना एस्टिमेट के तो कोई चीजें होने वाली नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ चीजें खरीदनी है, ठीक है, तब आप चलो लिस्ट बना लिए कि भाई मेरे को शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, शूज चाहिए, तो सारी चीजों का आपने गोल बना लिया कि मेरे को ये चाहिए। लेकिन वो गोल बनने के बाद उसका एस्टिमेट भी तो होगा, भाई कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो वो सारी चीजें को एस्टिमेट में इन्होंने डाला। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला एस्टिमेट क्या था, देखो इनका पहला गोल क्या था, पहला गोल ये था कि टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होना चाहिए, कितना है वो जानना है। तो इन्होंने एक एस्टिमेट रखा कि देयर माइट बी, ठीक है, अभी इनका एस्टिमेट है ये, देयर माइट बी 80,000 टू 1 लाख जीन प्रेजेंट, ठीक है। ये इनका अनुमान था, हकीकत में क्या था वो अलग बात है। इन्होंने एक अनुमान लगाया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 80,000 टू 1 लाख जीन होगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला, टोटल न्यूक्लियोटाइड्स जो एक बेसिकली ह्यूमन जीनोम में होगा, तो उन्होंने कह दिया 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब 3 बिलियन मतलब कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁹ बेसिकली दैट इज 3 बिलियन। तो हम कहते हैं 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर।
ये इनका एस्टिमेट था, ठीक है, ये इन्होंने अंदाजा लगा के चला। फिर अब इन्होंने ये एस्टिमेट कर लिया। तीसरा एस्टिमेट तो हमने पहले भी देख लिया था कि 15 साल में करने का कोशिश कर रहे थे। सो इट वाज अ 15 इयर्स प्लान बेसिकली। अब देखो, जो अंदाजा लगाते हो, क्या चीजें हमारे अंदाजा के हिसाब से होती है? क्या हर चीज अपने हिसाब से चलती है नहीं क्या? सर, नहीं। नहीं। तो रियलिटी क्या थी? देखो, अब यहाँ पे हम रियलिटी की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी रियलिटी क्या थी। ठीक है, अभी उन्होंने तो कह दिया 15 साल का प्रोजेक्ट, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। मतलब 1990 में चालू किया था। तो उनका बेसिकली प्रोग्राम क्या था कि 15 साल का प्लान अगर आप लेके चल रहे हो तो 2005 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को अपने समय से थोड़ा पहले कर दिया, वो एक अच्छी बात थी। अच्छा, दूसरा उन्होंने एस्टिमेट ये रखा था कि टोटल नंबर ऑफ जीन कितना होगा, तो 80,000 टू 1 लाख। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल में स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया? एक्चुअल नंबर ऑफ जीन्स 80,000 टू 1 लाख नहीं था। ये एक सबसे बड़ी बात होगी। एक्चुअल नंबर ऑफ जीन्स जो प्रेजेंट थे वो थे 33,000। सो बेसिकली हमारा जो एस्टिमेट था यहाँ पे, अब देखो, गड़बड़ा गया। ठीक है, और दूसरा जो बेस पेयर था, बेस पेयर उनका बहुत सही निकला। तो जो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर देखा था, तो न्यूक्लियोटाइड दैट इज प्रेजेंट, इट इज हाउ मच? सो वी कैन से इट इज 3 बिलियन बेसिकली। ठीक है, तो ये उनका करेक्ट निकल गया। सो दे गॉट 3 into 10⁹9। Okay, so this is what we need to understand here. This is how the reality is. अब इन्होंने सारी चीजें कर ली, प्रोजेक्ट बन गया। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट का हमें बेनिफिट क्या है? ये प्रोजेक्ट का हमने मैप भी तो बनाना है। तो देखो, अब इन्होंने ना दो तरीके का मैप कंस्ट्रक्ट किया। सो व्हेनेवर इट केम टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नो, दे कंस्ट्रक्टेड 2 टाइप्स ऑफ मैप। एक मैप जो था उनका फिजिकल मैप था, और दूसरा जो मैप था उनका कहलाया जेनेटिक लिंकेज मैप। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मैप एंड व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक लिंकेज मैप? जैसे ही आप फिजिकल मैप की बात करोगे तो एक बात याद रखिएगा, फिजिकल मैप इज लाइक पोजीशन ऑफ द जीन। ठीक है, पूरे जीनोम में जो पोजीशनिंग है, कहां पर है, कैसा है, वैसा उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके मैप बनाया। अब यहाँ पर दो मैप का मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। दे कंस्ट्रक्टेड 2 टाइप्स ऑफ मैप। सबसे पहला मैप उन्होंने जो बनाया, जो मैंने आपको बता दिया था, वो क्या था? जेनेटिक लिंकेज मैप। ये पहला मैप है। दूसरा मैप उन्होंने जो बनाया वो कौन सा था? तो हम कह देते हैं फिजिकल मैप। अब सवाल ये उठता है कि जेनेटिक लिंकेज मैप होता क्या है? सो जैसे ही जेनेटिक लिंकेज मैप की बात आ गई, याद रखना अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितना है? तो अरेंजमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मार्कर। अब मार्कर क्या होता है? मार्कर मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन जो कभी चेंज नहीं होगा, उसे हम मार्कर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया को ले लेता हूं, ठीक है, हम साउथ से नॉर्थ की तरफ हेड करते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं, तो साउथ को हम मार्कर बना लेते हैं। ठीक है, साउथ में चलो मान लो हमने ये कह लिया, विशाखापट्टनम कह लिया। ठीक है, ये विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम से गुजरात, ये अपना महाराष्ट्र कितना दूर है? विशाखापट्टनम से गुजरात कितना दूर है? विशाखापट्टनम से दिल्ली कितना दूर है? विशाखापट्टनम से कश्मीर कितना दूर है? विशाखापट्टनम से नेपाल कितना दूर है? विशाखापट्टनम से चाइना कितना दूर है? तो ये जब लेते हो, मतलब विशाखापट्टनम तो आपका फिक्स हो गया ना, ये जो है ये कहलाता है मार्कर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ मार्कर। तो मार्कर का काम क्या है? ये बताना कि एक्चुअल लोकेशन ऑफ द जीन फ्रॉम द मार्कर कितना है। और दूसरा जो मैप हमने कंस्ट्रक्ट किया है, बेसिकली उसको हमने कह दिया है फिजिकल मैप। अब कोई पूछा फिजिकल मैप क्या होता है, तो ये है बेसिकली नथिंग बट फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन। ठीक है, वो जीन का एक्चुअल लोकेशन क्या है उसे हम कहते हैं ये। बट फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन किसका? विथ नो फंक्शन, ऐसे जीन जिनका कोई भी फंक्शन नहीं है बेसिकली। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ दिस इज द मैप। ठीक है, ये आपका दो मैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया, सारी चीजें की, एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन्होंने दिया है, उस डेफिनेशन को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट,
यकीन मानो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर बच्चे क्या क्या लिखते हैं वो आंसर सुन के तुम हंसोगे, क्योंकि गलत गलत लिख के आते हैं। तो जैसे ही आप ब्लूप्रिंट की बात करोगे, व्हाट इज ब्लूप्रिंट बेसिकली, तो मैं ये कह दूंगा कंप्लीट, अब इस सेंटेंस को बहुत प्यार से और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज ब्लूप्रिंट? आई विल से कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। जब आप पूरा का पूरा कंप्लीट सीक्वेंस ले लेते हो किसी भी ह्यूमन जीनोम का, तो उसे हम कह देते हैं ब्लूप्रिंट। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, जो क्रोमोसोम नंबर 1 था बेसिकली, उसका सीक्वेंसिंग जो है इट वाज कंप्लीटेड इन 2006। तो अगर आपसे कोई पूछा भाई सबसे लास्ट कौन सा क्रोमोसोम कंप्लीट हुआ जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कहा गया, सो इट वाज 2006। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आप जीनोम की बात करते हो तो जीनोम के अंदर क्रोमोसोम कितने आएंगे, ये बताओ, क्रोमोसोम कितने आते हैं? तो याद रखना, जीनोम के अंदर जब आप क्रोमोसोम की बात करोगे 22 अपने ऑटोसोम तो फिक्स हैं, प्लस एक एक्स और एक वाई, क्योंकि ये पूरा मेल फीमेल दोनों का जीनोम बन जाता है। और अगर आप काउंट करोगे 22, 23, 24, सो टोटल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 24 क्रोमोसोम्स की मैपिंग करनी थी। So 24 chromosomes were mapped in totality in case of human genome project. So what we are going to focus now in the next one is the sequencing. अब सवाल ये उठता है भाई कौन से टेक्निक का यूज करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सीक्वेंसिंग किया गया। तो इन्होंने ना बेसिकली एक स्पेशल मशीन का यूज किया था जिसका नाम था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर एक मशीन है जिसको फ्रेडरिक सैंगर ने बनाया था, ठीक है। और फ्रेडरिक सैंगर ने ही पूरा का पूरा जो है ये करने की कोशिश किया, लेकिन ये वो बंदा है जिसने अमाइनो एसिड्स को भी डिटरमाइन किया, ठीक है। तो इसको ज्यादा रिस्पेक्ट है। डिटरमाइंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स, ठीक है। हर प्रोटीन का एक अपना सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे सीक्वेंस बदल जाएगा वैसे ही प्रोटीन का नेचर भी चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें ना एक और बात थी कि कुछ ओवरलैपिंग वाले सीक्वेंस थे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स। अब जो ओवरलैपिंग है ना उसको करके कोई मतलब नहीं था, तो उसको पहले हटाना जरूरी था। सो ओवरलैपिंग सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स। अब ये जब ओवरलैपिंग सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स की बात आई तो इसको जो है ना पूरी तरह से सेपरेट करना बहुत मुश्किल था। देखो जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, कांदा वाला अनियन पील ऐसा निकाल के उसको पानी में डालते हैं और फिर स्टेन डाल के उसको स्टडी करते हैं हम लोग। मैं आपको बेसिकली क्या कहता था कि जो प्रैक्टिक ये है आपका कि याद रखो जब आप स्लाइड पे अनियन का पतला सा छिलका रखोगे ना एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कांदा का छिलका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप हो गया तो दो दो सेल दिखेगा तो स्लाइड प्रॉपर नहीं बनेगी। लेकिन उसको ज्यादा समय तक अगर अनियन आपने रख दिया तो क्या इज इट पॉसिबल टू डू दैट सीक्वेंसिंग? जरा सोच के बताओ, हो सकता है क्या स्ट्रेट? नहीं हो सकता है। तो ये इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बोल दिया। क्या कहा उन्होंने मालूम है कि अलाइनमेंट ऑफ सच सीक्वेंस, जस्ट रिमेंबर दिस, alignment of such sequence was humanly not possible। मतलब इंसान के बस के बाहर है, ये इंसान नहीं कर सकता था, वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस को अवॉइड नहीं कर सकता था। तो इसी के लिए उनको जरूरत थी, ठीक है, किस चीज की? मशीन की। सो उन्होंने कह दिया भाई हमें जरूरत है। बोले किसकी जरूरत है भाई बताओ? तो उन्होंने कहा हमें जरूरत है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वाज रिक्वायर्ड। अब इन्होंने इस कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को जो लिया तो इन्होंने एक मशीन डिजाइन कर दी। अब ये मशीन का नाम था पीसीआर। पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है उसे आप कहते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एक मशीन है जो डीएनए का ढेर सारा क्लोन बनाता है। और इसको दिया किसने था? तो इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, भाई साहब का नाम है कैरी म्यूलिस। सो और कैरी म्यूलिस ने कहा जो पीसीआर बना तो इस वजह से चीजें बहुत ही फास्ट हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया। देखो इतना इजी नहीं है किसी भी चीज का मैप बना देना,
तो जब इन्होंने मैप बनाया तो मैप बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या चीजों का यूज किया, हमने 2 मैप पढ़ लिए थे, एक जेनेटिक लिंकेज मैप था और एक फिजिकल मैप था। लेकिन जब उन्होंने मैप बनाया तो बेसिकली सबसे पहला चीज उन्होंने क्या यूज किया, तो हम कहते हैं सारे साइंटिस्टों ने यूज किया इंफॉर्मेशन ऑफ रेन। रेन क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक ऐसा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम जो है जो डीएनए को प्रॉपर जगह पे काटता है, ठीक है, प्रॉपर साइट पे कट करेगा, उसको रेन कहते हैं। दूसरा उन्होंने क्या यूज किया, तो हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। ढूंढना भी तो जरूरी है, जब मारना है तो मारने से पहले तो उस इंसान को ढूंढो। और उसके बाद क्या उन्होंने ढूंढा, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। हमारे डीएनए में बहुत सारा सीक्वेंस ऐसा है जो रिपीट होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज का 50 कॉपी रख के कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी है तो। और उस रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इट वाज कॉल्ड एज माइक्रो सैटेलाइट। अगर याद हो हमने सैटेलाइट डीएनए पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम के ऊपर, हाँ ये सर 16 रिपीट्स की बात कर रहा है। सो वी हैव स्टडीड दैट बेसिकली पार्ट। सो यहाँ पे 1 से 6 माइक्रो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 से 6 ही नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, इनके रिपीट होते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने मैप वगैरह क्रिएट कर दिया। अब देखो एक फन फैक्ट है, इसको फन फैक्ट की तरह लेना, कि कोई भी जैसे डेटा जो बना, ठीक है, जो डेटा बना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो कोई मामूली डेटा तो नहीं था, इतनी बात तो सही है। इट वॉज नॉट एट ऑल अ स्मॉल डेटा, इट वॉज ए ह्यूज डेटा, ठीक है। अब अगर एवरेज जीन कितना है इंसानों में, तो हमने कह दिया, लेट्स पुट इट विद ब्यूटीफुल कलर। सो व्हाट इज द एवरेज जीन्स, जब आप एवरेज जीन्स की बात करोगे तो एक कोई भी एवरेज जीन होगा तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, एवरेज जीन में कम से कम 3000 बेसेस होते हैं। 3000 नाइट्रोजन बेस को लोगे तो आपका एवरेज जीन का साइज बनता है। अच्छा, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, तो याद रखना लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है बेसिकली वो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है जिसका नाम है डिस्ट्रोपिन। डिस्ट्रोपिन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन। अब आप पूछोगे डिस्ट्रोपिन का बेस पेयर कितना है सर, एवरेज का तो 3000 है, तो लार्जेस्ट वाला बता दो कितना होगा। तो मैं बता दूं आपको, लार्जेस्ट वाला जो है वो 2.4 मिलियन, ठीक है, 2.4 मिलियन बेसिस का है। अब आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रोपिन कितना बड़ा है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, 2.4 मिलियन बेसिस का डिस्ट्रोपिन बनता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो आप शायद बर्दाश्त ना कर पाओ, फिर भी मैं बता देता हूं, 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज सेम, ठीक है। हर एक इंसान का 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है। इसके बारे में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे अभी। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ 99.9% इज सेम। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फन फैक्ट में, आप ये कह सकते हो कि 50% ऑफ द जीन, हमारा जो 30,000 जीन आपने ढूंढा है, आप कह सकते हो 50% ऑफ जीन फंक्शंस आर अननोन, अपने को पता ही नहीं है। 50% ऑफ द जीन फंक्शंस आर अननोन। सोचो कितना ज्यादा साइंस में अभी भी स्कोप बाकी है। ये सारे फील्ड्स हैं जहां पे आप चाहो तो एक्सप्लोर करके नॉलेज गेन कर सकते हो। अच्छा, एक मजेदार बात और ये कि लेस देन 2%, ठीक है, कहना चाह रहे हैं लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सो लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। इसका बहुत बेसिक सा लॉजिक ये हो गया कि जो आपका जीनोम है 100%, उसमें से खाली 2% जीनोम में ही या उससे कम में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। अब सबसे बड़ी बात, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैंने क्रोमोसोम 1 ले लिया तो क्रोमोसोम 1 के अंदर टोटल जीन कितने हैं, तो हम कहते हैं 2968 जीन। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स 2968 जीन्स है। अच्छा, सबसे छोटा किसमें होगा, सो यू कैन से मोस्ट नंबर ऑफ जीन। सबसे छोटा किसमें होगा, मोस्ट। सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है। सबसे Yes, sir. छोटा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है, तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम वाई जो है ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। इसमें कितना है, खाली 231 जीन है। सो क्रोमोसोम 1 को आप कह सकते हो इट हैज, क्रोमोसोम वाई हैज लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। ये सारे फन फैक्ट्स हैं, ठीक है।
अब अपने पास क्या मालूम है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आप नीट के लिए भी इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशंस। ये देखो ये बड़ी बात है, ठीक है। यू कैन से देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशंस, ठीक है, जिसमें सिंगल बेस पेयर है। तो ये भी कह लेते हैं 1.4 मिलियन लोकेशंस विथ सिंगल बेस पेयर डिफरेंस, मतलब उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। सो सिंगल पेयर डिफरेंस, जो सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस होता है वो लगभग 1.4 मिलियन है, और इसी को हम एक नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्निप्स। अब कोई पूछेगा स्निप्स क्या है, तो आप कह दो इट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब पूरा का पूरा डीएनए सेम बैठेगा उनका, बस खाली एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है, इसको हम स्निप्स का नाम देते हैं, ठीक है। एनी डाउट यू हैव इन दिस? क्लियर है? यस अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक और चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा बहुत। सी, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इन्होंने 3 बिलियन बेस पेयर है, टोटल डीएनए का बेस पेयर कितना है, 3 बिलियन बेस पेयर। अगर मैं कहता हूं कि एक बेस पेयर को, इफ वन बेस पेयर, अगर एक बेस पेयर का आपको सीक्वेंस करना है, ठीक है, और उसका $3 कीमत है, ठीक है, $3 कॉस्ट फॉर ईच बेस। सो लॉजिकली ये प्रोजेक्ट कितना हो गया, इसका कीमत क्या हो जाएगा, $9 बिलियन हो जाएगा। सो इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट वाज $9 बिलियन, और $9 बिलियन में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। अच्छा, अब इन्होंने एक मजेदार चीज ये बोली कि ये जो ह्यूमन जीनोम है, अगर आप इसको बुक में करते हो, हालांकि किया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बुक में कवर किया तो क्या, अब ये मान के चलो कि एक बुक जो है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो एक पेज ले लो, आपने एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा आप कितना लिख सकते हो, 1000 लेटर्स लिखते हो, ठीक है, ऑन वन पेज यू राइट 1000 लेटर। तो चलो एक बुक जो है मान लो 1000 पेज का बनता है, ठीक है, मतलब हम इससे मोटा बुक बना ही नहीं सकते, तो हमने एक बुक जो है कितने पेज का बनाया, 1000 पेज का, और हर पेज पे कितना अल्फाबेट्स है, तो हम कहते हैं 1000। तो आपको जान के ताजुब होगा, देर देन अगर ये कंडीशन है, 3300 सच बुक्स विल बी रिक्वायर्ड। सोच के देखो, सच बुक्स विल बी रिक्वायर्ड, मतलब एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बुक में अगर करना होता तो 1000 पेज की कितनी बुक लगती है उनको, 3300 लगती। समझ में आई बात? और इसको जब कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी कंप्यूटर में जैसे डाल दिया, तो वहां से एक नया ब्रांच आया, और बहुत प्रॉमिसिंग ब्रांच है फ्यूचर के लिए, अगर आप चाहो तो इसमें अपना करियर बना सकते हो। इट इज कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें खाली आपको कंप्यूटर डेटा एनालिसिस करना होता है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो दवाइयां ट्रायल के लिए होती है, जैसे कोरोना की दवाइयां अभी ट्रायल पे है, तो उनका डेटा जो होता है कि कौन से पेशेंट खा रहा है, उसके बॉडी पर असर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें जब आप कंप्यूटर में डाल के डेटा एनालिसिस निकालते हो, ग्राफ करते हो, तो वो सारी ब्रांचेस जो है ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आती है। ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ ये दवाई इनका सही है या नहीं सही है। रामदेव बाबा का दवा क्यों रिजेक्ट कर दिया, रीजन बहुत सिंपल सा था, उनका क्लिनिकल ट्रायल्स उतना नहीं हुआ था, उन्होंने उतने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को दवाइयां नहीं खिलाई थी, उनका रिजल्ट उतना स्टडी नहीं किया। क्या हो गया, 10 जन ने खा लिया भाई, ठीक हो गया, तो उन्होंने कह दिया मेरी दवाई बहुत अच्छी है, 10 जन को खिला के 130 करोड़ पे आप दवाई दोगे, क्या ये मानवता के हिसाब से ठीक है? सोच के देखिए आप इस बात को। इज इट एप्लीकेबल एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न? नो सर मतलब मैं 10 मैं मान लो 120 का क्लास है, ठीक है, मैंने पहले 4 बेंच का बच्चे का होमवर्क चेक किया, और 4 में से किसी ने भी होमवर्क नहीं किया, तो मैं क्या बोल दूंगा बाद में, पूरे क्लास ने होमवर्क नहीं किया है, तो क्या ये सही था? सोच के देखिए, तब नहीं वही वाली बात हो गई। इस वजह से जो है रामदेव बाबा का मेडिसिन उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब थोड़ा सा आगे चल, लेकिन होगा डेफिनेटली, ही इज गोइंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, और वो बना देगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में कोई चीज बन रही है तो इट्स गुड ना। अब देखो ह्यूमंस की बात करते हैं, अब कुछ डेटा टोटल लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हमने कह दिया होमो होमो सेपियन सेपियन डिवाइस ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस,
तो हमारा दो नाम होता है एक्चुअली, सेपियंस सेपियंस कहलाता है, लेकिन ठीक है। अब हमारे पास क्रोमोसोम कितने हैं, तो हमने कह दिया 46। एस्टिमेटेड नंबर जीन कितना था, 33,000 जीन्स हमने देखे थे, ठीक है। और एस्टिमेटेड बिलियन कितना बेस पेयर था, तो हमने कह दिया 3 बिलियन बेस पेयर। दैट इज वेरी बेसिक एस्टिमेट। फिर उन्होंने ह्यूमन का काम खत्म हो गया, तो उन्होंने माउस का जीनोम बनाया। अच्छा, माउस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं मस्क्यूलस। मस्क्यूलस जो है साइंटिफिक नेम है माउस का। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो हमने कह दिया 40। भाई इनका एस्टिमेटेड जीन कितना था, तो इन्होंने कह दिया 25,000 वाज द एस्टिमेटेड जीन। और उसको बेस पेयर कितना है, तो उन्होंने कह दिया 2.9 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ये मस्क्यूलस की बात हो गई। फिर तीसरा उन्होंने फ्रूट फ्लाई लिया। फ्रूट फ्लाई याद है सबको, ड्रोसोफिला। वेरी गुड। तो इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, स्पीशीज है पूरा। सो वी हैव ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, इट्स मिलानो, ठीक है, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। अब जब इन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर लिया तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम सबने पढ़ा हुआ है 8 क्रोमोसोम होते हैं। अब 8 क्रोमोसोम में उन्होंने जीन कितना उम्मीद लगाई, तो उन्होंने कह दिया 13,000 जीन्स होने चाहिए, ठीक है। और एस्टिमेटेड जीन कितने, ये कितना था, तो 165 मिलियन। दिस आर दी बेसिकली बेस पेयर्स, ये उन्होंने एस्टिमेट लगा। फिर उन्होंने, मैंने तुम्हें कहा था एक प्लांट को भी उन्होंने जीन सीक्वेंस कर लिया था। तो जिस प्लांट का उन्होंने सीक्वेंसिंग किया था उसका नाम क्या था, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो जब इन्होंने अरेबिडोप्सिस थैलियाना को किया तो उसका भी उन्होंने एक ये निकाला कि भाई आप ये बताओ इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं। जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला 10 क्रोमोसोम है। अच्छा, 10 क्रोमोसोम में उतना कितना जीन होना चाहिए उनके हिसाब से, तो उन्होंने कह दिया 25,000 जीन का एस्टिमेट लिया। और जब 25,000 का बेसिकली जीन उन्होंने एस्टिमेट लिया तो इन्होंने ये कितना बनाया, नाइट्रोजन बेस पेयर। सो वी कैन से 157 मिलियन बेस पेयर। ये सब इनके मतलब ये रियलिटी है, इसी पे सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। फिर एक उन्होंने राउंड वर्म लिया था, और जो राउंड वर्म उन्होंने लिया उसका नाम था कैनोर हेप्टाइटिस एलिगेंस, समुद्र में पाया जाता है। इट इज कॉल्ड एज कैनोर हेप्टाइटिस एलिगेंस। और कैनोर हेप्टाइटिस एलिगेंस का पहला तो आपको ये ढूंढना है कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो उन्होंने कह दिया 12। टोटल नंबर ऑफ जीन्स उन्होंने कितना एस्टिमेट किया था, तो उन्होंने कह दिया 19,000 का उनका एस्टिमेशन था। और कितना बेस पेयर था, तो उन्होंने कह दिया 97 मिलियन बेस पेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे इवोल्यूशन जैसे जैसे कम होते जा रहा है, सारी चीजें कम होती जा रही है। फिर ईस्ट का उन्होंने यूज किया। ईस्ट को साइंटिफिकली सब जानते हैं यूनिसेलुलर फंगस है। इट इज कॉल्ड एज Saccharomyces cerevisiae। Yes, Saccharomyces cerevisiae basically is the yeast। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितना क्रोमोसोम है, तो हम कह देते हैं 32। उन्होंने जीन कितना एस्टिमेट लगाया, तो उन्होंने कह दिया 6,000 बेसिकली। और जब टोटल कितना हुआ तो हम कहते हैं 12 मिलियन बेस पेयर। और लास्ट जो उन्होंने किया वो था बैक्टीरिया का, और जिस बैक्टीरिया का उन्होंने किया उसका नाम था ई कोलाई, दैट वाज कॉल्ड एज एस्क्रिशिया कोलाई। अच्छा, इसमें कोई क्रोमोसोम तो होगा नहीं बेसिकली, खाली एक जो है ये होता है डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोइड। कितना जीन था, तो उन्होंने कह दिया 4,400 जीन्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, बेस पेयर कितने होंगे, तो उन्होंने कह दिया 4.6 मिलियन बेस पेयर। तो ये वो रिसर्च है जो साइंटिस्टों ने किया आफ्टर कंप्लीटिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।